अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्ति श्रद्धे स्वागतम, श्रद्धे स्वागतम। अभिनंदन समवेत समागत, अभिनंदन समवेत समागत। सुर नर मुनि अभ्यागतम, अभिवादनम श्रद्धे स्वागतम, श्रद्धे स्वागतम। अभिनंदन समवेत समागत, अभिनंदन समवेत समागत। गुणी ज्ञानी अभ्यागतम, अभिवादनम श्रद्धे स्वागतम, श्रद्धे स्वागतम। ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार। हम स्वागत करते हैं हम आपका आज की इस सभा में, और हम आज सुनेंगे आपका विशेष अनुभव, आपके अनुभव की कुछ बातें, आपके साहस की, आपके स्वभाव की, आपकी कुछ गाथा हमने सुनी है सुभाष भाई से, लेकिन आज आपकी जुबानी सुनेंगे, आपकी कहानी, आपकी जुबानी। लेकिन मैं चाहूँगा सुभाष भाई स्वागत भी करें और हमारे विवेक भाई को इंट्रोड्यूस भी करे भाइयों और बहनों के साथ, और बाद में हम सुनेंगे विवेक भाई को। सुभाष भाई। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। हमें आज बहुत खुशी हुई कि हमारा आज बचपन का दोस्त हमारे सामने आके जो अनुभव हमें भी पता नहीं वो भी आज सुनाएंगे, तो ना, तो इनकी एक विशेषता है, ये बहुत कर्मठ है, कर्मठ। कोई भी काम हाथ में लेगा ना, छोड़ेगा नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, इनका मिलना में एक मधुबन से गया था, बचपन की बात है, 1983-84 की बात है। ये लोग सतारा आए थे घूमने के लिए, सज्जनगढ़। तो मैं उनके साथ गया था, तो छोटे बच्चे लोग थे। तो देखो, फिर धीरे 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 मिलते गए, फिर थोड़ा हमें मिल नहीं पाए, और अचानक हम एक बार गए तो सामने आया, तो मुझे इतनी खुशी हुई। और फिर उसके बाद तो फिर छोड़ा ही नहीं। फिर हमारे बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, शिवानी बहन बड़ा प्रोग्राम हुआ, फिर चेतना का जो एक जगह थी उसका फाउंडेशन हुआ, सब कुछ। और उन्होंने एक साल के अंदर इतना अच्छा बढ़िया बनाया भी, और उसमें भी हम लोग गए थे। तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा दोस्त बचपन का इतना अच्छा काम करे, और पढ़ाई में तो नंबर 1 है, सीए है, तो ऐसी। और सिर्फ यही नहीं, इनका परिवार पूरा, उनके पिताजी भी से है, इनकी बहनें, इनकी जो वाइफ है, ये पूरे पढ़े लिखे परिवार, और इतनी अच्छी सेवा करते हैं। तो अपने मुख से सुनाएंगे विवेक भाई, हमें बहुत खुशी है। और जैसे भी आपका नाम बताया, निमेश भाई ने कहा नहीं नहीं जरूर हम उनका जल्दी से जल्दी रखेंगे। तो आज जल्दी नंबर भी आ गया, तो हमें बहुत खुशी है। आपका स्वागत है अपने इस महफिल में। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति सुभाष भाई। ओम शांति, ओम शांति सुभाष भाई। ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले मैं शिव स्मृति ग्रुप के, डिवाइन ग्रुप जो है तीव्र पुरुषार्थी, तो सभी सदस्यों को, मिनेश भाई को और सुभाष भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज जो उन्होंने यहाँ पर अनुभव सुनाने के लिए मुझे इनवाइट किया, तो उसके लिए मैं चेतना टीम की ओर से और हमारा जो लौकिक परिवार, रांदड़ परिवार की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। विशेष आज सुभाष भाई जो उन्होंने बताया कि मेरे मित्र बचपन के, तो बिल्कुल उसी प्रकार मुझे वो मेरे बड़े भाई लगते हैं। और सुभाष भाई का जब फोन आया कि विवेक भाई आपको ऐसे ऐसे इस ग्रुप में अनुभव सुनाना है, तब तो कुछ नहीं, मैं भी थोड़ा सा सेवाओं की इसमें बिजी था, तो पूरा ध्यान से पूरा मैंने सुना भी नहीं, मैंने हाँ कह दिया उनको।
लेकिन जब कल मैंने देखा कि कैसे शिव स्मृति ग्रुप की सेवाएं चल रही है, 1.5 वर्ष से अखंड रूप से ये सेवा कार्य चल रहा है, तो पहले तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। लेकिन सुभाष भाई को जब पूछा कि इस 1.5 वर्ष में कौन कौन आए, तो कई सारे महारथियों के उन्होंने नाम लिए, कई ऐसे ऐसे रिनाउंड स्पीकर थे इसमें। तो मैंने आज उनको पूछा, सुभाष भाई मुझे इनवाइट करने का क्या पर्पस, ना तो कोई मैं महारथी में हूँ ना कोई स्पीकर हूँ, और कैसे क्या आपने मेरा चयन कर दिया। तो मुझे बताने लगे कि विवेक भाई, जो हैप्पी विलेज का सेवा कार्य आप कर रहे हो, तो वो शायद विशेष कार्य है, बाबा को ऐसे लगता है, तो उसी के वजह से चयन हुआ शायद। वो जो एक क्राइटेरिया था, बहुत सारे क्राइटेरिया है आपके, उसमें से वो जो एक क्राइटेरिया था कि जो रिट्रीट का सेवा कार्य उनको विशेष लगा। लेकिन मैं तो समझता हूँ स्थान सेवा कर रहा है, हम केवल उसमें निमित्त रहकर सेवा कार्य कर रहे हैं। लेकिन निश्चय और नशा, वो मैं जब आगे सुनाऊंगा कि निश्चय और नशा का फलस्वरूप है हैप्पी विलेज का यह रिट्रीट सेंटर। तो शायद उसके लिए आज मुझे बाबा ने ये मौका दिया है आज अनुभव सुनाने का। इसके लिए बाबा को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं हमेशा ही समझता हूँ हमारी जितनी काबिलियत होती है उससे कई गुना बाबा हमें देता है रिटर्न में, काबिलियत और उसके कई गुना बाबा देता है। तो ये अनुभव मुझे हमेशा होता है। वैसे ही आज का यह पल है, आज का यह मौका है कि सुभाष भाई ने क्या देखा और मुझे इनवाइट किया, क्योंकि मैं जब आसपास महारथियों की बात छोड़ो, मेरे आसपास भी जो आत्माएं हैं, मेरे लौकिक माता पिता, मैंने जैसे बताया, सुभाष भाई ने भी बताया कि पूरा परिवार ज्ञान में है। तो लौकिक माताजी पिताजी बहुत तपस्वी, 35 वर्षों से ज्ञान में हैं, आज भी बहुत एक्टिवली सेवा करते हैं हैप्पी विलेज में। और साथ साथ लौकिक बहन है, युगल है, सभी तपस्वी आत्माएं हैं। शायद इनके तपस्या का बल स्वरूप वो मुझे आगे बढ़ाता है, और शायद इसलिए भी एक यह मौका मिला कि काबिलियत से मैंने जैसे बताया ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब आसपास की आपकी जो आत्माएं हैं वो आपके अंदर ऐसी बल भरती है और उनकी तपस्या का फल हमें मिलता है। तो यह शायद मुझे लग रहा है कि उसके कारण भी आज मैं यहाँ पर आपके सामने यह मेरा छोटा सा अनुभव सुना रहा हूँ। वैसे 2-3 पार्ट मैं अनुभव के सुनाऊंगा, कई सारे अनुभव हैं, लेकिन जो 2-3 मेन है पर्सनल, इसमें सेवा कार्य करते समय कैसे एक बड़ा चैलेंज 2012 में मेरे सामने खड़ा हुआ था। दूसरा, जब मैं लौकिक सीए प्रैक्टिस करता हूँ तो एक क्लाइंट मेरे जो पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी का ऑडिट था, और उसके कार्य के दौरान बाबा ने कैसे टचिंग करवा कर मुझे एक डिटैच करवा दिया, जिसकी वजह से बड़े विघ्न से मैं बचा। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं ज़्यादा पार्ट कवर करूंगा, यह हैप्पी विलेज का रिट्रीट सेवा सेंटर कैसे निर्माण कैसे हुआ, बाबा ने कैसे मुझे अपॉर्चुनिटी दी, उसके दौरान कौन सी चैलेंजेस आई, और कैसे उसमें से बाबा ने ही हिम्मत के, जैसे हमारा एक कदम बाबा के 1000 कदम, तो कैसे अनुभव रहा वो मैं थोड़ा सुनाना चाहूँगा। शुरुआत करते हैं। वैसे ज्ञान में आने का एग्जैक्ट साल ईयर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बचपन से इसी संस्कारों में पले बड़े हैं। क्योंकि घर में वातावरण, यानी माताजी 1986 में ज्ञान में आए और पिताजी 1987 में आए, तो तब मैं 7 साल का होऊंगा। 1980 की मेरी बर्थ है, तो 7 साल की आयु में ही घर में यह सब वातावरण था, और इसी वातावरण में हम पलते बढ़ते गए। 3 हम बहन भाई, 2 बहनें बड़ी और मैं। तो 14-15 वर्ष की आयु तक ऐसी प्रकार का चलता रहा। माताजी का बड़ा निश्चय रहता था, बहुत फाउंडेशन पक्का था, तो हर गुरुवार को वो हमें भोग खिलाने के लिए सेंटर पर लेके जाते थे। तो इस प्रकार से पालना हमारी अन्न से हुई, और गुरुवार का भोग जब हम सेंटर पर लेने जाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। वहाँ का जो वाइब्रेशन है सेंटर का, निमित्त बहन बड़े प्यार से हमें भोग देती थी, बहुत पालना अच्छी मिलती थी। लेकिन उसके बाद हुआ यूं 96, यानी लगभग मैं 11th में था, और पहली बार मुझे माउंट आबू आने का मौका मिला। मौका भी ऐसे मिला कि मेरी 11th की एग्ज़ाम थी, यूनिट टेस्ट थी, पढ़ाई इतनी कुछ अच्छी हुई नहीं थी,
और पिताजी जूरिस्ट विंग में पार्टिसिपेट करने वाले थे कुछ डेलीगेट्स को लेकर। तो जस्ट उन्होंने पूछा, एक कोई डेलीगेट का कैंसिल हुआ तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी था और मुझे मौका मिला। लगभग मुझे याद है कि मई जून की बात होगी 1906 की। मेरी 12th जस्ट शुरू हो गई थी और पहली यानी सेकंड या थर्ड यूनिट टेस्ट की पढ़ाई इतनी कुछ अच्छी नहीं थी हुई वो टाइम पर। और मैंने चांस ढूंढ लिया कि मैं सोचा कि चलो थोड़ा रिफ्रेश होके आ जाएंगे इनके साथ माउंट आबू जाकर। तो ऐसे ही मेरा 96 में पहली बार जूरिस्ट विंग की कॉन्फ्रेंस में माउंट आबू आना हुआ। वैसे वो समय तक मेरा दौर ऐसे था कि 6-7 स्टैंडर्ड में रहते हुए तब हमारे एक टीचर थे जो हमें हिस्ट्री पढ़ाते थे। तो वो हमेशा हमें कहते थे कि भगवान है ही नहीं दुनिया में कोई। वो अंधश्रद्धा निर्मूलन के बड़े कार्यकर्ता थे। तो वो हमेशा ऐसी ऐसी बातें हमें क्लास में सुनाते थे कि हम आस्तिक तो नहीं नास्तिक बन गए। तो भगवान को मैं मानता ही नहीं था। ऐसी मेरी हालत थी माउंट आबू जाने तक। लेकिन जब पहली बार माउंट आबू गया और जूरिस्ट विंग में, लेकिन वहाँ का जो वातावरण, वाइब्रेशन जो बोलते हैं ना, तो वो बहुत मुझे उसकी खींच होने लगी। और वहाँ से आने के बाद कई बातें सोचने को मजबूर करने लगी। धीरे 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 ये जो मैं भगवान को नहीं मानता था और यहाँ जो मैंने राजयोग शिविर किया था, तो ये एक एक चीज मैं एनालिसिस करने लगा उसका। और उसके बाद बिल्कुल दिमाग से जो वो बातें वो टीचर की हमारे बीच पड़ा था वो निकलते गया और बाबा के प्रति यानी इसके प्रति लगन बढ़ते गई। और रेगुलरली 96 से 2000 में हर छुट्टियों में माउंट आबू पहुंचता था। कभी राजयोग शिविर में, कभी कोई डेलीगेट्स लेकर पहुंच जाता था कॉन्फ्रेंस में। इस प्रकार 2000 तक का यह दौर चला। 2000 में फर्स्ट यानी ऐसी लाइफ में चैलेंज आई, सीए इंटरमीडिएट की मेरी एग्जाम हुई। पेपर थोड़ा सा एक टफ जाने की वजह से अकाउंट्स का थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हुआ क्योंकि पहला ही पेपर था। और रिजल्ट मेरा 2 महीने के बाद जब रिजल्ट आया तो निगेटिव आया। तो थोड़ा सा मायूस हो गया मैं काफ़ी। और वो जो 6 महीने का दौर था कि फेल्योर क्योंकि कभी लाइफ में देखा हुआ नहीं था और फर्स्ट टाइम फेल्योर का सामना करने पड़ा, तो थोड़ा मायूस हो गया। लेकिन उस दौरान जो 3-4 वर्ष से मैं लगातार माउंट आबू जा रहा था, तो पता नहीं बाबा मिलन करने के लिए मैं पहली बार उस दौरान में गया और बाबा से पहली बार मिला मैं 2000 वर्ष में। लेकिन उसके बाद एक ऐसा भरोसा जुटा क्योंकि ऑलमोस्ट डिप्रेशन की ओर ही था मैं इस फेल्योर की वजह से। लेकिन जैसे ही मैं बाबा मिलन करके आया, बहुत पूरा निश्चय के साथ वापस पढ़ाई करने लगा और मेरी सीए की जो एग्ज़ाम थी इंटरमीडिएट की वो मैं क्लियर कर चुका था 2001 में। उसके बाद फिर 2003 में मेरी सीए फाइनल की एग्ज़ाम थी। उस दौरान भी कई सारे ऐसे चैलेंजेस सामने आए थे। पिताजी को भी, लौकिक पिताजी को उसी समय हार्ट अटैक भी आया था। तो एक अटेम्प्ट मेरा थोड़ा सा उसमें गया, डिस्टर्ब भी हुआ। और वैसे भी सीए की पढ़ाई टफ होती है, थोड़ा भी अगर आपका फोकस अगर हट जाए पढ़ाई से तो डेफिनेटली आपको फेल्योर का सामना करना पड़ता ही है। तो सीए फाइनल में भी जब मैं पुनः पढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे यानी एक ग्रुप हमारा पहले क्लियर हुआ, दूसरे ग्रुप का प्रिपरेशन करने लगा, तो अकेला रहता था, सिचुएशन थोड़ी टफ लगती थी। लेकिन बाबा का ज्ञान उस समय जो पहले से ही प्राप्त था और घर का जो वातावरण था उसके वजह से इस चैलेंज में से भी मैं बहुत सेफली बाहर निकला। और उस दौरान मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन किया कि कभी भी बाबा का हाथ में छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। और मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा जितना जीवन हो, जितना सेवा कार्य में जाएगा, तो बहुत अच्छा मैं महसूस करूंगा। और उस समय मैंने डिसाइड किया कि सीए पढ़ाई होने के बाद जैसे भी मुझे मौका मिलता जाएगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवाओं में लगाऊंगा। तो इस प्रकार ये मेरी बिगिनिंग की जर्नी रही। 2003 में सीए होने के बाद
गंधर्व विवाह हुआ मेरा, और उसके बाद मैं औरंगाबाद शिफ्ट हुआ 2003 दिसंबर में। तो 2003 दिसंबर से लेके 2011 तक में मेरा जो लौकिक कारोबार है सीए का, यानी सेवाओं के साथ साथ वो भी संभालने लगा, बहुत उसका भी लोड था। तो इस दौरान पूरे दृढ़ निश्चय से अपना लौकिक कारोबार के ऊपर पूरा फोकस होते हुए लौकिक जो यहाँ का जो औरंगाबाद का सेवा केंद्र था वहाँ रेगुलरली जाना होता था। और साथ साथ फिर जो भी हमारी निमित्त बहन थी, तो वो निमित्त बहन कुछ सेवा हमें बताती थी। जैसे 2007 का मेगा प्रोग्राम था, दादी जानकी आई थी, उस दौरान जो भी बहन ने हमें सेवा दी थी, तो बहुत खुशी महसूस होती थी सेवा करते समय, एक अलग ही फीलिंग आता था। और बाकी सारी जो भी लौकिक के जो अप डाउन चैलेंजेस रहते थे वो बिल्कुल सेवा करते करते एकदम भूल जाते थे। तो महसूस होने लगा कि जो लौकिक कारोबार करते समय ये सीए का जो, तो उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो होता ही था। हम ऑडिट के लिए जाते थे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, तो बहुत सारा वहाँ पर लिमिटेड टाइम पीरियड में हमें काफ़ी सारा सब काम करके आना पड़ता था। तो इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस दूसरे भी कारोबार में रहते थे। लेकिन जब जब मैं सेवाओं के लिए सेंटर पे पहुंचता था तो बहुत खुशी महसूस होती थी, एक अलग ही शांति का अनुभव होता था। तो धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि कुछ ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा सेवाओं में बिजी हो जाऊं और एक लौकिक कारोबार कम करते चलूं। तो उस समय मैंने ऐसे डिसाइड कर दिया था कि मेरे एज के 40 यानी 40 एज में मैं जब पहुंच जाऊंगा तब मैं मेरा सीए का कारोबार मैं कम कर दूंगा और पूरी रीति से मैं इस बाबा के कार्य में अपनी सेवाएं दूंगा। क्योंकि पहले से ही वैसे मुझे ये रहा, 12th से ही मैं जैसे पहली बार मधुबन आया तब से मुझे बार बार ये होता था कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समय दूं, लेकिन वो समय आया नहीं था। और 97 में जब मेरी 12th थी तो मेरा मेडिकल ग्रुपिंग वैसे 98% था। फिर भी मैंने जो ये लक्ष्य रखा था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कार्य में देना है बाबा के कार्य में, तो मैंने मेडिकल पढ़ाई को छोड़कर सीए पढ़ाई इसीलिए चूज की कि मुझे कुछ उसमें से टाइम मिलेगा। क्योंकि मेडिकल का आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर्स इतने व्यस्त है, अपने अपने इस कारोबार में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उसमें से समय निकालना उनको मुश्किल हो जाता है। तो मैंने यह एक पहला डिसीजन ले लिया था। और जब 2007-8 से यहाँ के सेवा केंद्र पर मैं सेवा कार्य के लिए पहुंचता था तो मुझे हमेशा ऐसे नई नई सेवाएं करूं, नए नए प्लान्स बनाऊं, ऐसे उमंग उत्साह आता था। जब भी अव्यक्तवाणी बाबा की चलती थी तो जो सेवा का बाबा का जब अंतिम इसमें पार्ट यानी जो पैरा रहता था वो बड़ा ध्यान से मैं सुनता था कि बाबा क्या टचिंग करवाता है, बाबा क्या नई नई सेवाओं के लिए हमारे में उमंग भरता है, कौन सी सेवाएं मेरे माइंड में आ सकती है, टच करा सकती है। तो वो अव्यक्तवाणी में सबसे ज्यादा मेरा बहुत जो 4 सब्जेक्ट उसमें से सेवा का जो था वो बहुत पक्का था। तो उससे क्या होता था कि निश्चय नशा बढ़ते गया। और 2010 में उषा दीदी का जो गीता ज्ञान रहस्य का बड़ा प्रोग्राम आयोजन यहाँ पर करने का डिसाइड किया गया। मैं डेट लेके आया उषा दीदी के औरंगाबाद के लिए, दीदी ने डेट दी और आते ही मैं बड़ा मन में था कि हमें बहुत मास लेवल पे ये सेवा करने का मौका मिल रहा है। राजयोग शिविर हो, गीता ज्ञान रहस्य हो, और बहुत जोर शोर से पूरे औरंगाबाद में 300 से भी ज़्यादा होर्डिंग्स लगाकर हमने वह सेवा बाबा ने हमसे करवाई। उसमें बहुत सारी बड़ी टीम थी, सभी यहाँ की जो औरंगाबाद की बहनें, वह उनके ऊपर पूरी जिम्मेवारी। लेकिन जो जो हमें मौका मिला वह हमने बखूबी निभाने का प्रयास किया। तो उसके बाद हुआ यूँ कि आगे एक दिन थॉट आया कि कोई एक हमारे एरिया में सेवा केंद्र नहीं है। तो मैं दीदी के पास गया, हमारी बड़ी बहन जो है शीला दीदी, और मैंने दीदी को बताया कि दीदी मेरी से अंदर से मुझे ये प्रेरणा आ रही है कि हमारे एरिया में कोई सेवा केंद्र नहीं है। तो मैंने एक फ्लैट देखा है, वो फ्लैट में हम सेवा केंद्र शुरू कर सकते हैं क्या। तो दीदी तुरंत मेरे साथ आए
मैंने जैसी बात रखी, सेवा केंद्र यानी वो जगह देखी, दीदी को अच्छी लगी। बहुत बड़ी जगह नहीं, छोटी जगह थी। 2 BHK में सेवा केंद्र शुरू करने के लिए दीदी ने, संतोष दीदी हमारी जोन इंचार्ज, उनकी अनुमति ली और वो सेवा केंद्र शुरू हो चुका था इस प्रकार। तो ऐसे हुआ। सबसे बड़ी चैलेंज यानी सबसे बड़ा अनुभव जो रहा, तो 2012 में मुझे याद है कि हम सवेरे मुरली सुन रहे थे और मुरली के दौरान छोटी बहन मुरली पढ़ रही थी। हम 10-12 वहाँ भाई बैठे थे और कुछ माताएं थी। बड़ी बहन बड़े सेंटर पे गई थी उस दिन। तो अचानक यूं हुआ कि 2 लेडीज और एक जेंट्स एकदम दौड़ते दौड़ते आए, एकदम डायरेक्टली हॉल में एंट्री की उन्होंने, और कुछ समझने के पहले ही वो जो छोटी बहन मुरली पढ़ रही थी कन्या, तो उन्होंने उसको जोर से थप्पड़ लगा दिया मुरली पढ़ते पढ़ते। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया ये। और सब लोग हम उनका जब उठकर उनको रोकने लगे तो और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गए, वो गालियां देने लगे। कुछ भी पता नहीं चल रहा था क्या चल रहा है। तो इतना तो ध्यान में आ गया कि कुछ प्री प्लान्ड इन लोगों ने सोचा हुआ, और शायद हो सकता है इस पुरानी यानी इनका पुराना झगड़ा होगा इस बहन के साथ, तो शायद उसके वजह से ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, झगड़े करने लगे। तो हम कुछ जो भाई थे वहां पर उनको रोकने का प्रयास करने लगे। हमने फोन कॉल शुरू किए, हम कोशिश करने लगे कि पुलिस की भी हेल्प कहीं से मिल सकती है क्या। तो जैसे हमने पुलिस स्टेशन में फोन किया तो इन्होंने तब तक क्या कर दिया कि और 10 से 12 लोग सेंटर में घुस गए और हम सब लोगों को पीटना शुरू कर दिया। तो कुछ समझने के पहले यह सब हुआ, और बाद में जब पुलिस आई, हम पुलिस स्टेशन गए उन लोगों को लेकर, तो पता चला कि वो तो कुछ अलग ही कंप्लेन करने के इसमें हमारे ऊपर। हम तो मारपीट की कंप्लेन करने लगे, लेकिन यह तो कुछ अलग सोचने लगे। तो ये पूरा एपिसोड ऐसे चला लगभग 2 मास तक, जिसमें यानी मीडिया के अंदर इन लोगों ने गलत खबरें फैला दी। उसके बाद हमारे ऊपर FIR कर दिया 2 बहनों के ऊपर और एक भाई। तब तक भाई का नाम नहीं लिया था उन्होंने पहले 2 दिन तक। लेकिन धीरे धीरे हमें पता चलने लगा कि इनका इंटेंशन कुछ अलग है और ये कुछ चाह रहे अलग है जो हम सोच नहीं रहे हैं। और ध्यान में आया कि ये बहुत प्री प्लान अटैक था, कई महीनों का इन्होंने प्लानिंग किया हुआ था ये अटैक करने के पहले। तो हमें जैसे पुलिस ने बताया कि क्या रीजन हो सकता है, वो हमें पूछने लगे। लेकिन जैसे ही मीडिया में खबरें आई दूसरे तीसरे दिन, तो उससे पता चलने लगा कि मीडिया वाले भी 1-2 लोगों को, सभी नहीं लेकिन 1-2 लोगों को इन्होंने मैनेज करके रख दिया था, रिपोर्टर वगैरह, और एक लॉयर भी इनसे मिला हुआ था। तो यह कुछ नहीं, 2 इसमें एस्पेक्ट थे कि जिस फ्लैट में यह सेंटर चल रहा था वहाँ के नीचे के जो लोग हैं उनको शायद इसका डिस्टर्ब हो रहा था, या उनको वो वहां से सेंटर हटाना चाह रहे थे। यह एक फैक्टर था। और दूसरा फैक्टर इसमें पैसे निकालना वो भी था। चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी मेरे नाम पे वो फ्लैट था, तो वो चाहते थे कि ये लोग आराम से पैसे दे देंगे इस केस को सेटल करने के लिए, क्योंकि नाम जैसे जैसे इनका बदनाम होगा। तो बड़ी चैलेंज आई यह सामने मेरे ऊपर भी। दूसरे तीसरे दिन उन्होंने मेरा नाम ले लिया एक भाई बोल के, और बहुत यानी जो उन्होंने एलिगेशन लगाया था वो बहुत ही घटिया किस्म का एलिगेशन था। अटेम्प्ट टू रेप का उन्होंने एलिगेशन लगाया था दोनों बहनें और मेरे ऊपर। तो संतोष दीदी आए बॉम्बे से, माउंट आबू से रमेश भाई जी ने भी वहाँ से अशोक भाई गाबा जी को भेजा यह केस को समझने के लिए। लेकिन उस 2 महीने के दौरान जो स्थिति थी वो स्थिति बड़ी मजबूत थी, क्योंकि मैं जब पुलिस स्टेशन पहली बार पहुंच रहा था, जब वो आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने बुलाया था, तो पुलिस ने, तभी मुझे रास्ते में फोन आ गया था कि आपके ऊपर हम FIR करने वाले हैं, अगर आपका नाम हटाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करिए इनको, इस लॉयर को। इस तरीके का उनका मैसेज था। मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे ना तो कोई पैसा देना है ना कुछ करना है, जो होगा वो देखा जाएगा। तो इस प्रकार से मैं बहुत अपने इस पे पक्का था कि मुझे मालूम है कि बहुत सिचुएशन चैलेंजिंग है,
पर सच्चाई के बलबूते मुझे पूरा भरोसा था कि हम इसमें से बाहर निकल जाएंगे। और हुआ वैसे ही। 2 महीने तक ये सब चला। बार बार पुलिस उनको बुलाते थे, अपने पास सेंटर पे आते थे, देखते थे। लेकिन उस दौरान जो 2 महीने के अंदर पूरा परिवार साथ रहा, और क्योंकि वह भी पूरा परिवार मेरा ज्ञान में है, और साथ साथ जो लौकिक यहाँ की अलौकिक हमारी जो निमित्त बहन है, टीचर बहन, और भी 1-2 भाइयों का बहुत साथ मिला। बाबा ने उन बच्चों को निमित्त बनाया इसमें से हमें बाहर निकालने के लिए। और इस पूरे एपिसोड के इसमें मुझे पूरा यह विश्वास हुआ कि अगर सच्चाई और सफाई आपके पास है तो वो उस परमात्मा की, वो बाबा की जिम्मेवारी है कि वो हमें कैसे भी करके सेफली इसमें से वो बाहर निकालेगा, हमारे ऊपर खरोच तक नहीं आने देगा। यह बहुत पाठ पक्का हुआ उस दौरान। और धीरे धीरे 6 महीने के अंदर अंदर हाईकोर्ट से यह केस पूरा क्रैश हो गया। तो 2012 का यह जून मास का एपिसोड है, लगभग फरवरी मास तक यह सब चला, और फरवरी में हमारे ऊपर से ये सारे एलिगेशंस हट गए। इसमें से हम एकदम सेफली बाहर निकल गए। तो इसमें पूरा, यानी गुलजार दादी ने उस दौरान, मुझे याद है कि सुभाष भाई ने गुलजार दादी के साथ मेरी बात करवाई थी। तो दादी ने बहुत अच्छे से कहा कि साइड सीन समझ कर इसको छोड़ दो और बस आप ऊपर उड़ते चलो, भगवान बिल्कुल आपको इसमें से बहुत सेफली निकाल देगा। तो दादी की यह महावाक्य थे जो अगले 6-8 महीने तक बहुत इसमें से हमें अपनी स्थिति बनाने के लिए बहुत मददगार साबित हुए। दूसरा अनुभव मैंने जैसे बताया कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाते एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मेरे पास ऑडिट था। बड़ी जिम्मेवारी थी, 1000 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर था, 8-10 ग्रुप कंपनियां थी और नागपुर बेस यह कंपनी थी। तो 2001 से ही मैं यह संभालने लगा। जैसे पिताजी को हार्ट अटैक आया, उसके तुरंत बाद ही मैं नागपुर रेगुलरली जाने लगा और यह ऑडिट कार्य करता था। लेकिन हुआ यूं कि कंपनी का कारोबार बढ़ता जा रहा था और रिस्क बढ़ रही थी, क्योंकि एक के बाद एक प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड, फिर उनका शेयर मार्केट में लिस्टिंग होना, आईपीओ आना, तो ये सारी जिम्मेवारियां बढ़ रही थी। ऐसे में 2011 के आसपास हम पहुंचे। और देखो बाबा का क्या विशेष यह रहा, यह इसमें से मुझे बाहर निकालने के लिए, कि lakhs of rupees फीस थी मेरी तब, ऑडिट फीस। और उसके वजह से हमारे जो सीए फील्ड है, सीए जो भी हमारे सीए फ्रैटर्निटी है, इसमें सभी लोगों को ये मालूम था कि ये औरंगाबाद बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म के पास एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है जिनके पास लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी का ऑडिट है, क्योंकि तब की पुरानी बात है, तब रहते नहीं थे इतने। और हमारे लिए भी एक बहुत रिस्पेक्ट की बात थी हमारे फर्म के लिए। लेकिन 2011 में जब उनका रिपोर्ट मैं फाइनल कर रहा था, कुछ ऐसी सिचुएशंस आई मेरे सामने कि मुझे यह डिसाइड करना था कि यह ऑडिट में कंटिन्यू करूं या यहीं पर इसको मैं स्टॉप कर दूं, छोड़ दूं। तब मुझे बाबा की इतनी मदद मिली, क्योंकि सभी लोग, यानी पिताजी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सुभाष भाई ने जैसे बताया लगभग उनका 40 वर्षों का अनुभव है। उनकी भी इच्छा नहीं थी कि यह ऑडिट हम छोड़े, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा ऐसा उनका कहना था। लेकिन रिस्क बढ़ने लगी थी और हम ऑडिट में अपने अपने रिस्क फ्री रहने के हिसाब से हमें अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी था। तो मैंने रिपोर्ट क्वालिफाई कर दी थी, और वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं चाहते थे कि मैं कोई ऐसा रिपोर्ट लिखूं जिसके वजह से उनको प्रॉब्लम आ जाए। और मैंने तो रिपोर्ट क्वालिफाई कर दी थी, इसकी वजह से डेफिनेटली उनके आने वाले समय पर उसका इफेक्ट होने वाला था। तो काफी महीने, 1.5-2 महीने तक ये सब बातें चली और फाइनली मैंने यह डिसीजन ले लिया। बाबा ने मुझे इतना पक्का करा दिया। मैं जब भी नागपुर सेंटर पे सवेरे मुरली सुनता था, क्योंकि रहता नागपुर सेंटर पे ही था, दीदी की सब पालना मिलती थी और वहां से मैं ऑडिट के लिए जाता था। तो मैं दीदी के साथ भी डिस्कस किया था नागपुर सेंटर पर भी। तो मुझे ऐसे अंदर से कॉल आया कि मैं यहीं पर यह जो काम है रोक दूं, इसके बाद नेक्स्ट ईयर से मैं रिजाइन कर दूं, रिटायर हो जाऊं इसमें से। और वैसे ही मैंने किया। 2011 यह मैंने अंतिम वर्ष वह ऑडिट किया। और अभी 2019-20 में सिचुएशन यह है, उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और उनके दोनों लड़के
अभी जेल में हैं, क्योंकि क्योंकि जो भी वह एक लिमिट के बाद वह कुछ चीजें फाइनेंशियल ऐसी उन्होंने क्रॉस करना शुरू कर दी थी, जिसके वजह से उनको प्रॉब्लम आना शुरू होने वाला था। इससे मुझे टच हो रहा था। तब कुछ नहीं था 2011 में, मैंने तो रिपोर्ट अपनी क्वालिफाई कर दी थी वो टाइम पर, जो भी उन्होंने फॉलो नहीं किया प्रोसीजर्स लीगली। लेकिन 2012 के बाद उन्होंने ऑडिटर चेंज कर दिया और शायद वो दायरा वो भूल गए कि किस दायरे में हमें रहना है। और 2018-19 में उन लोगों को अरेस्ट हुआ, उसमें से अभी भी मेरे ख्याल से उनका एक बड़ा बेटा अभी भी कस्टडी में है। तो मुझे बहुत सारे लोग आज कहते हैं कि आपका वो फैसला, वो डिसीजन बहुत सही रहा। तो यह कैसे सही रहा? तो इसमें बाबा की पूरी मदद थी। पूरा बाबा टच करा रहा था कि बच्चे यह आगे आपको कंटिन्यू नहीं करना है। और मैंने वो बहुत बड़ा डिसीजन लिया। मैंने कहा कि मेरे प्रैक्टिस का बहुत बड़ा इनकम उस ग्रुप से था, लाख्स ऑफ रुपीस फीस थी, उसके बावजूद मैंने यह डिसीजन लेना उचित समझा। बाबा ने बहुत अंदर शक्ति भरी और उसमें से मैं सेफली बाहर निकला। आज अगर मैं उसका ऑडिटर रहता था तो शायद मैं भी अंदर जेल में रहता था। तो देखो बाबा कैसे हमें विघ्न विनाशक बनाता है, हमें सेफली बाहर निकालता है। और 2011 तक यानी 8 वर्ष तक वैसे सीए आंसरेबल रहता है जो भी ऑडिट करता है। तो 19 मैंने जैसे बताया तब 8 वर्ष हो चुके थे और कभी भी कोई भी क्वेरी, कोई भी कहीं से भी लेटर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हो, सीबीआई हो, सभी इंक्वायरी चल रही है उनकी, कहीं से भी मुझे कोई भी आज दिन तक हमारे फर्म को कोई सिंगल लेटर नहीं आया। तो यह सही में हम जो लौकिक के साथ साथ यह जो हमारा अलौकिक बाबा हमें मौका दे रहा था सेवा कार्य करने का, और हम भी एक नशे निश्चय से कर रहे थे, सही में उसका रिटर्न था कि बाबा ने हमें बहुत बड़े विघ्न से बचा लिया। अब यह 2 ऐसे बड़े लाइफ में अनुभव एपिसोड होने के बाद मैंने 2012 लगभग अगस्त सितंबर मास में यह ठान लिया कि आगे की जो लाइफ है मुझे एक अलग तरीके से लेके जानी है। मैं मेरा यह लौकिक जो कारोबार है इसमें से धीरे धीरे बाहर निकलते जाऊंगा, कम करते जाऊंगा, और समय के अनुसार बाबा जो इशारा दे रहा है वो ज्यादा से ज्यादा मैं अभी अपने को कोई अलग सेवा कार्य में मैं अपना समय बिताते जाऊं, ऐसे मुझे अंदर से आने लगा। तो इसी से 2012 दिसंबर में चेतना एम्पावरमेंट फाउंडेशन यह एनजीओ का इनिशिएटिव लिया गया, इस एनजीओ की शुरुआत की गई। तो मैंने जैसे बताया कि आधे घंटा में पहले वो बताऊंगा, अब मैं जो है वो चेतना एम्पावरमेंट फाउंडेशन, जिसके लिए आज सुभाष भाई ने मुझे कहा था कि आप रिट्रीट सेंटर का आपका कैसे यह सेवा कार्य चल रहा है, इसके बारे में कुछ सुनाना। तो दिसंबर 2012 में यह एनजीओ प्योरली यानी बस सेवा कार्य करना इस इंटेंशन से बनाई गई, कुछ कपल्स को साथ में लेकर। ये सभी कपल्स जो थे यह अज्ञानी थे, केवल मुरली भाई, अभी हमारे मुरली भाई इसमें होंगे शायद अभी आज अनुभव सुन रहे हैं, तो यह मेरे साथी मुरली भाई केवल यह ज्ञान में थे तब जब हमने एनजीओ शुरू करने का डिसीजन लिया। बाकी मैं माहेश्वरी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और थोड़ा ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी है हमारी, कि ब्रह्मा कुमारी का नाम सुनते ही वो उन्हें परहेज रहती है। हमारे छाया बहन भी शायद बियानी इसमें आपके इसमें अभी मौजूद है। तो छाया बहन जानते हैं कि माहेश्वरी कम्युनिटी बड़ी ऑर्थोडॉक्स होती है, और मैं चाहता था कि कैसे इस कम्युनिटी की सेवा करूं। तो मैंने उषा दीदी को मेरा संकल्प सुनाया था और दीदी ने कहा कि विवेक भाई डेफिनेटली आप कुछ ऐसा करें ताकि आपके गायत्री बहन और आप एक युगल रूप जो उनके सामने एग्जाम्पल रहे, और जिससे कुछ सेवा ऐसी हो कि आपके कम्युनिटी के लोग भी इसमें बढ़े। तो वैसे हमारा तो परिवार पूरा ज्ञान में था ही, लगभग 60 मेंबर्स हमारे परिवार के ज्ञान में। मैं उनका हरे का क्या पार्ट है अभी वो मैं बाद में सुनाऊंगा। तो बड़ा एक गुलदस्ता था, बाबा ने निमित्त बनवाया था परिवार को सेवा के लिए। तो यह एनजीओ शुरू करते समय यह बहुत प्योर इंटेंशन था, और वैसे ही मैंने लगभग 35 कपल से यह एनजीओ शुरू किया। तो एवरी 15 डेज में हम मिलते थे, और शिवानी बहन के
अलग अलग तब सीरीज सुनना शुरू कर दिए, और आधा घंटा सुनने के बाद हम डिस्कशन करते थे। ऐसे यह चेतना एम्पावरमेंट फाउंडेशन की सेवा कार्य शुरू हुआ। 2012 में हमने एक हैदराबाद ग्रुप लेकर गए थे रिट्रीट के लिए, 100 लोगों का। हमारे लौकिक परिवार, हमारे क्लाइंट, मित्र परिवार और यह कुछ सदस्य जो हमने चेतना कार्य शुरू किया था, इसमें से भी कई सदस्य उसमें थे। तो शांति सरोवर हैदराबाद में हमने एक रिट्रीट की 2 दिन की, बहुत अच्छी, और उसमें से यह 8-10 कपल उसमें से निकले, और हम रेगुलरली यह शिवानी बैंक का सुनते सुनते दिसंबर 2012 तक पहुंचे। वापिस 2014 में हमने क्या किया कि इसी प्रकार से एक जनवरी में ग्रुप लेके गए थे और 100 लोगों को। तो यह उमंग हमेशा रहता था कि हमारे आसपास की पड़ोसियों की हम सेवा कैसे करें। तो 2 रिट्रीट हुआ, उसके बाद मधुबन में भी 200 के करीब करीब एक बार हम हमारे पूरे परिवार ने ग्रुप लेके गए थे। और 2014 में जैसे हम शांति सरोवर रिट्रीट से आए, तब से बार बार यह संकल्प चलने लगा कि हमें ऐसा कुछ रिट्रीट सेंटर औरंगाबाद में निर्माण करना है कि बार बार यह जो ग्रुप लेकर हम हैदराबाद जाते, माउंट आबू जाते, तो इसमें काफी समय हमारा टिकट बुकिंग, रिजर्वेशन में चले जाता है। तो कुछ ऐसा सेवा कार्य शुरू किया जाए औरंगाबाद में, तो यह रिट्रीट वहीं पर होती रहेगी। तो यह थॉट पहली बार जनवरी 2014 में आया। सुभाष भाई माउंट आबू, सॉरी, ज्ञान सरोवर के सुभाष भाई हैदराबाद आए हुए थे तब रिट्रीट के लिए, और मैंने उनको भी यह संकल्प सुनाया, तो उन्होंने भी बहुत उमंग बढ़ाया। उसके बाद जब जून 2014 में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का यूनिवर्सिटी में आयोजन किया गया। लगभग 300 कपल्स यानी 600 लोग यूनिवर्सिटी में थे। यूनिवर्सिटी अवेलेबल वैसे होना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यह कैंपस मिलना वहां पर, और रेसिडेंशियल रिट्रीट हमें करनी थी, वो रेसिडेंशियल कॉन्फ्रेंस करनी थी। लेकिन पता नहीं 5 ही मिनट में वाइस चांसलर ने हमें सैंक्शन दे दिया कि आप यहाँ पर जो जो चाहिए आपको, ऑडिटोरियम हो या एकोमोडेशन के लिए जो सुविधा हो, वो सब आपको अवेलेबल करके दी जाएगी। और वह हमें वहां पर प्राप्त हुई, और बहुत सफल आयोजन 600 लोगों का ये कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर हुआ, जिसमें फैकल्टी के रूप में हैदराबाद से राधिका बहन आए थे, सूरज भाई आए थे, कई अच्छी अच्छी आत्माएं आई थी, पूना से सरिता बहन थे। राजयोग शिविर हुआ, लगभग 3 सेशन राजयोग शिविर हुए, और बहुत सारे लोगों ने, अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंजीनियर्स थे, तो ऐसे लोगों ने सभी ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और जैसे ही यह कॉन्फ्रेंस हुई, तो वैसे ही मैं और मुरली भाई हमने जगह ढूंढना शुरू कर दी यह रिट्रीट की। तो दीदी को संकल्प सुनाया, दीदी ने हमें अनुमति दी कि आप, ठीक है विवेक भाई, आपका बहुत उमंग है तो आप करिए। तो दीदी का हर सेवाओं के लिए, भले ही बैनर ब्रह्मा कुमारी का ना हो, चेतना फाउंडेशन का बैनर हो, लेकिन दीदी, हमारी जो निमित्त बहन शीला बहन है, वो हर इसमें मुझे साथ देती थी, हर इसमें सपोर्ट करती थी। और मैं भी, मेरा भी एक स्वभाव था, मैं हर चीज दीदी को पूछता था, दीदी मुझे यह उमंग आ रहा है, यह संकल्प आ रहा है, यह करना, यह करना। दीदी ने कभी नहीं सोचा कि बैनर यह ब्रह्मा कुमारी इसका नहीं है। दीदी तो यही चाहती थी, कैसा भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सेवा हो रही है, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही जैसे हम जगह ढूंढना शुरू किए, 1 वर्ष तक काफी सारी हमने जगह ढूंढी। लगभग औरंगाबाद के सभी कॉर्नर्स में 50 जगह हमने ढूंढी होंगी, और आखिरी में 1.5 वर्ष के बाद हमें एक जगह बहुत अच्छी लगी, और वह जगह हमने फाइनल करने का सोचा। मुरली भाई, मैं, गोपाल भाई पिताजी, सब लोग, दीदी भी आए, दीदी ने जगह देखी, दीदी को भी बहुत पसंद आया, और इस प्रकार जून 2015 में यह जगह फाइनल हुई। तो अब जगह अगर आप देखेंगे, मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा, तो जगह अगर आप देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, एकदम बंजर जमीन, पहाड़ था, मिट्टी का नामो निशान नहीं वहां पर, बोल्डर्स ही बोल्डर्स है ना, बड़े बड़े पत्थर, और पूरी जगह में कहीं पर भी एक चेयर भी बैठे इतनी भी जगह प्लेन नहीं थी, पूरी जगह अप डाउन थी। और यह ऐसी जगह, लेकिन जगह के जाते ही वाइब्रेशन हमें इतने पावरफुल फील हुए कि हमने ये ठान लिया कि करना है रिट्रीट सेंटर तो यहीं पर करेंगे। और दीदी ने भी हमें मंजूरी दी कि बहुत अच्छी जगह है विवेक भाई, और आप बिल्कुल यहाँ पर आपने करना चाहिए। तो इसके बाद मैं जस्ट जगह के आपको फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा, 1 मिनट मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ, इस प्रकार की यह जगह है,
आप देख रहे हैं, दिख रहा है सभी को? औरंगाबाद से 12 किलोमीटर की दूरी पर यह हैप्पी विलेज की जगह थी, जो शुरुआत में आप देख रहे हैं। यह मेडिटेशन सेंटर है जो झोपड़ी जैसे दिख रहा है, हट जैसे। यह तो 2017 में बना, लेकिन उसके पूर्व के फोटोग्राफ्स हमारे पास नहीं है। वह तो इससे भी बंजर जमीन थी, कुछ भी नहीं था इसमें। तो भी हमने काफी सारा लेवलिंग वगैरह किया था। तो ब्रिज, वहां पर अप्रोच रोड और ब्रिज नहीं था, और वह काम हमने सितंबर 2015 में वो कार्य हाथ में लिया, ब्रिज बनाने का। और ऐसा अनुभव रहा कि 2 महीने की अथक मेहनत के बाद ब्रिज बना। और पहले दिन ही मैं रात में जाकर विजिट करके आया कि बहुत अच्छा ब्रिज बना है, अभी हमें गाड़ी लेके जा सकते हैं हम अंदर। तब तक हम गाड़ी से नहीं जाते थे, गाड़ी पार्क करते थे दूसरे साइड से और पैदल जाते थे। लेकिन ब्रिज बना, और दूसरे दिन सवेरे सवेरे मुझे ऐसे मैसेज आया कि विवेक भाई, जो ब्रिज हमारा बना है वो पूरा पानी से बह गया है, कि रात में उधर इतनी बारिश हुई कि वहां पर अभी कुछ भी बचा नहीं। तो 6:30 का समय होगा, मैं सेंटर पे ही निकल रहा था, और जैसी न्यूज मिली तो मैं उसी जगह बैठ गया, सोफा सेट पे बैठा था। और एक 2 मिनट शांति से, अंदर से तो बहुत हिला हुआ था, लेकिन ऊपर से पूरा ऐसे शांति रखा कि अभी हमारे पास ऑप्शन तो कुछ नहीं है, अब शायद कुछ होगा इसमें भी एक कल्याण। और उसके बाद तुरंत सोचने लगा, मैं फोन कॉल करने लगा, हमारे जो मुरली भाई है, सोनी भाई है, उनको फोन कॉल करने लगा कि ऐसे ऐसे हमारा पूरा ब्रिज बह के चले गया। तो बहुत टफ सिचुएशन थी। गांव के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे, वो एक अलग ही चैलेंज थी। वो इसलिए गुस्से में थे कि उनका कहना था कि यह ब्रिज की वजह से हमारे घरों में पानी घुस गया है, तो हम आपके ऊपर एफआईआर कर देंगे विवेक भाई। तो वो लोग तो हमारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन जिनको पता चला कि लोग तो बहुत गुस्से में हैं, तो उन्होंने मुझे मैसेज दिया, आप आना नहीं, हम जाएंगे, देखते हैं पहले कि क्या हुआ है वहां पर। तो उनका फोन आया कि हालत तो बहुत वहां पर बदतर है, और आप ना आए तो अच्छा है, आज के दिन 1-2 दिन में थोड़ा सा वातावरण डाइल्यूट हो जाएगा, फिर आप आना। तो 2 दिन में गया नहीं, लेकिन बहुत अंदर से ये था कि जहां से हमको सबसे पहली हमारी सीढ़ी थी, वहीं पर बहुत बड़ा हमारे सामने यह एक पेपर आया था। देखिए, धीरे धीरे कुछ दिन जैसे जैसे बीतते गए, वापिस वही कि नहीं, इसमें कुछ कल्याण होगा, और बाबा मेरे साथ है, बाबा हमारे साथ है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छाई के लिए ये हुआ होगा। तो उसके बाद फिर हम पीडब्ल्यूडी को अप्रोच किए, पीडब्ल्यूडी मना करने लगा। उन्होंने कहा आपने पहले तो परमिशन ही दी नहीं, और दूसरा ये ब्रिज आपको स्टेट हाईवे को कनेक्ट कर रहा है, तो आपको यहाँ परमिशन भी नहीं मिल सकती है। तो वो भी एक अलग चैलेंज थी, लेकिन हर इसमें से रास्ता निकलता गया। हाँ, हम कहते हैं ना कि एक कदम केवल हिम्मत का हमारा होता है, 1000 कदम बाबा हमें मदद करता है। वो पल पल पर अनुभव होना शुरू होने लगा यह ब्रिज के बाद। लेकिन दिवाली के समय लोकल खासदार जो हमारे थे, उनको हम मिलने गए, और उन्होंने एक आरसीसी ब्रिज हमें सैंक्शन कर दिया इसके लिए। तो कल्याण यह था कि हमने तो टेम्पररी, यानी जो कलवर्ट का ब्रिज होता है पाइप का, वह ब्रिज बनाया था, लेकिन शायद बाबा को इससे भी अच्छा ब्रिज बनवाना होगा, क्योंकि आने वाले 50 जितने भी वर्ष सेवा के बचे हैं, तब तक यह यूज होने वाला था। तो वह आरसीसी ब्रिज तो हम नहीं बनाते थे, लेकिन जो फंड सैंक्शन हुआ था एमपी फंड में से, इसके वजह से वह हमने आरसीसी ब्रिज करने का डिसाइड किया। और अगले 6 महीने में यह आरसीसी ब्रिज काफी हद तक आगे उसका काम भी लाइन लगा। काफी सारे उसमें भी छोटे छोटे चैलेंजेस आती थी, लेकिन वो इतनी आदत हो गई थी हमें कि नहीं, इसमें से हर कुछ अच्छा होगा है? जो भी सिचुएशन आएगी उसके अगेंस्ट हम फाइट करेंगे, बाबा साथ में है, बाहर निकल जाएंगे, ऐसे ही हमें महसूस होता था। दूसरा पेपर था वो परमिशन का था। परमिशन जो थी वह लगभग नवंबर 2015 में हमने टाउन प्लानिंग अथॉरिटी और यानी करने के लिए परमिशन डाली यहाँ पर रिट्रीट के लिए। तो 22 महीने तक यह संघर्ष चला। हम इस 22 महीनों में कई बार ऐसे थॉट्स आए कि ये परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन इतना एक बार बार ऐसे महसूस वापस होता था नहीं कि कल्प पहले यहाँ पर रिट्रीट सेंटर बना है, बस हमें तो केवल हिम्मत रखना है, वो करवाने वाला बाबा है। और 22 महीनों के कोशिश के बाद, यानी जो परमिशन 4 महीने में जनरली मिलती है, उसको हमारे 18 महीने ज्यादा जाने के बाद
100 चक्कर मैंने कलेक्टर ऑफिस लगाए, 30 चक्कर लगभग हमने टाउन प्लानिंग ऑफिस में लगाए, और इसके बाद हमें इसकी परमिशन मिली। बहुत इसकी भी बड़ी लंबी कहानी है। उन्होंने फॉरेस्ट में इसको, इस जगह को आइडेंटिफाई कर दिया था, वो रिजर्वेशन हटाना, वो सारी चीजें थी, क्योंकि अपने हैप्पी विलेज के पीछे ही फॉरेस्ट की जगह है। और यह सब इसमें से हम बाहर निकलकर हमें परमिशन मिली फरवरी 2018 में। इस दौरान सही में एक परीक्षा, एक पेपर ऐसा था, क्योंकि बाबा बहुत बड़े सेवा कार्य के लिए हमें निमित्त बना रहा था, और हम कितने मजबूत है, शायद वह घड़ी वह थी जिसके वजह से हमें यह पूरा अंदर से निश्चय होने लगा और मजबूत होने लगा कि अब इससे तो दूसरा कोई विघ्न बड़ा नहीं आएगा, पेपर नहीं आएगा। शायद बड़ा हम यह कार्य हाथ में लिए है, और इसको अगर आगे लेके जाना है तो यह पेपर हमें पास होने ही पड़ेंगे, और इसमें भी कुछ कल्याण है, तभी यह हो रहा है। ऐसी ही यह साइट की सिचुएशन थी। यहाँ पर ट्री प्लांटेशन करना भी उतना ही डिफिकल्ट था, गड्ढे भी नहीं होते थे और एक भी झाड़ नहीं था वहां पर, आप देख रहे हैं अभी साइट पर। लेकिन आज के दिन में मुझे बताते हुए बड़ा आपको बहुत खुशी हो रही है कि 1000 का अभी वहां पर लगभग प्लांटेशन किया गया हुआ है। उसमें 500 अच्छे बड़े वृक्ष है और 500 पौधे है उसमें। और अभी आज से हमने यह वापिस प्लांटेशन करना शुरू कर दिया है, लगभग और 500 अभी इस आने वाले 15 दिन में हम प्लांटेशन कर रहे हैं। तो आज अगर हैप्पी विलेज का आप स्वरूप देखेंगे तो पूरा बदला सा दिखेगा। 2018 में परमिशन आने के बाद अप्रैल 2018 में इस जून 2019 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। तो 2017 में बाबा का कमरा सबसे पहले बनाया, जब हमारे पास परमिशन नहीं थी, बाकी हम कुछ भी काम शुरू नहीं कर सकते थे। तो 2017 में शिवानी बहन के हाथों से इसका इनॉग्रेशन हुआ। सुभाष भाई ने बताया कि शिवानी बहन आए थे, और वह भी बहुत बड़ा बाबा ने मिरेकल करवाया था कि 1.5 मास पहले शिवानी बहन का फोन आया था कि विवेक भाई, अगर औरंगाबाद में अगर आप प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो ये 3 मई 4 मई की डेट अवेलेबल है, तो आप रख सकते हैं। तब यह मेडिटेशन सेंटर एकदम प्लिंथ लेवल तक था, कुछ भी काम नहीं हुआ था। और जैसे ही फोन आया तो शायद दूसरा ही थॉट ऐसे आया कि क्यों नहीं हम मेडिटेशन सेंटर का इनॉग्रेशन शिवानी बहन के हाथ से करवाए। तो जस्ट संकल्प लिया, बहुत काम बाकी था, लेकिन 1.5 महीने का जो समय हमें मिला, बाबा ने उस दौरान एक एक दिन बाबा ऐसे ऐसे टच करवाता था कि बच्चे आज यह काम करना है, बच्चे आज यह काम करना है। इस प्रकार से प्लान बनाते थे और आगे बढ़ते थे। और बराबर 4 मई शिवानी बहन, 3 मई को पब्लिक प्रोग्राम औरंगाबाद में हुआ, और 4 मई को हैप्पी विलेज में उसका इनॉग्रेशन था। तो सवेरे 7 बजे उसका फाइनल जो कारपेटिंग था, वो कारपेटिंग का काम सवेरे 7 बजे हुआ, और 10 बजे संतोष दीदी जोन इंचार्ज और शिवानी दीदी, इनके करकमलों द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ। और इतनी कड़ी धूप में भी 1000 से भी अधिक भाई बहनें वहां पर पहुंचे थे। और यह अभी आप देख रहे हैं, यह हैप्पी विलेज अभी अंतिम स्वरूप इसका जो है, यह इस प्रकार से हैप्पी विलेज बना है। यह सेमिनार हॉल, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, तो लगभग 25,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बना, जहाँ पर ना चेयर रखे, जितनी भी प्लेन जगह नहीं। लेकिन इस प्रकार से हर समय बाबा मेरे साथ था, यह हमेशा मुझे फील होता था। और कोई भी कार्य वहां पर फिर कठिन नहीं लगने लगा। बाहर से लोग आते थे, उनको चैलेंजेस लगती थी, लेकिन हमें कुछ भी नहीं महसूस होता था, क्योंकि मैं ज्ञान सरोवर या शांति सरोवर का पिक्चर मेरे सामने रखता था कि वहां पर उनको कितनी कठिनाइयां गई होंगी, तो यह तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ऐसे मुझे बार बार महसूस होता था। यह अंदर का प्रीमाइसेस है हैप्पी विलेज का, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, और यह बच्चे है। जितना फाउंडेशन में हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो आज दिन तक 72 बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट हुआ है, लगभग 45 बच्चों को जॉब मिल चुका है, और अभी वर्तमान में 20 बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। इस वर्ष और नए 10 बच्चे इसमें ऐड हो जाएंगे। कल से नए बच्चे आना भी, सिलेक्शन करना भी शुरू हुआ है। आसपास के यह देहात के बच्चे होते हैं जहाँ पर एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं होती है, और इनका चयन हम बहुत अलग तरीके से करते हैं।
तो किसान या जिनको पेरेंट्स नहीं है, ऐसे बच्चों को हम अडॉप्ट करते हैं। यह सेमिनार हॉल है, तो जून 2019 में कंप्लीट होने के बाद वहाँ बच्चों का प्रोजेक्ट हमने सबसे पहले शुरू किया। साथ साथ रिट्रीट की सेवाएं भी शुरू हुई। हैंड्स हमारे पास बाबा ने ऐसे भेज दिए जो मैंने सोचा भी नहीं था। और देखो, हमें तो सेंटर को भी डिस्टर्ब नहीं करना, वहाँ के कोई भी हैंड्स या कुछ भी किसी को हम बिल्कुल उनको वहां से डिस्टर्ब नहीं करना, यह हमारा लक्ष्य था। तो मेरी जो लौकिक बड़ी बहन है मिताली बहन, जो 1999 में उनका भी गंधर्व विवाह हुआ था और अहमदाबाद से है, तो 7 वर्ष वो यूके में रही। तो उनका 2013 में कुछ कारणवश इंडिया में आना हुआ और 2019 में 18 में वह औरंगाबाद उनका आना जाना शुरू हो गया था सेवा कार्य के लिए। तो वो बहुत अच्छी एक वक्ता है, कारपोरेट ट्रेनर है। सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में डॉक्टर सचिन परब भाई के साथ 300 से भी ज्यादा एपिसोड उन्होंने होस्ट किए हैं। तो ऐसे बाबा ने निमित्त मिताली बहन को बनाकर यहाँ हैप्पी विलेज भेज दिया और बहुत सारी यह रिट्रीट के सेवा कार्य शुरू हुए। साइकोलॉजी मिताली बहन का एमएससी हुआ है उसमें, और हमारे जो युगल है उन्होंने भी, वो भी साइकोलॉजी बैकग्राउंड से है। तो इस प्रकार से यह मेंटल वेलनेस की सेवाएं सोशो स्पिरिचुअल तरीके का यह मॉडल खड़ा होने लगा। और यह जो पोलैंड से आए थे, यह एक प्रोग्राम हुआ था इंडस्ट्रियल ग्रुप के लिए और उन्होंने वो उस फैकल्टी को बुलाया था। तो यह वहां पर हैप्पी विलेज में रह के भी गए थे। तो इस प्रकार से अलग अलग इंडस्ट्रियल ग्रुप, यूथ की सेवाएं, बच्चों की सेवाएं, यह सब शुरू हो गई। इधर काम शुरू था, 2 बिल्डिंग हो गई थी, 1 बिल्डिंग का काम शुरू था और वैसे ही सेवा शुरू थी। तो बहुत बाबा ने ये 2 वर्ष में इस प्रकार से इस हैप्पी विलेज में सेवा कार्य करवाया। और जनवरी 2020 में 3 दिन की भट्टी का भी आयोजन हुआ। 2000 से भी अधिक भाई बहने पूरे औरंगाबाद सेवा केंद्र के आए थे। उषा दीदी माउंट आबू से थे, ललित भाई आए थे और 40 बहनें आई थी पूरे मराठवाड़ा रीजन की, आसपास की 200-250 किलोमीटर से। यह बाबा का कमरा है, मेडिटेशन सेंटर जो मैंने बताया, जिसका इनॉग्रेशन शिवानी बहन ने करवाया। तो इस प्रकार से यह सेवा कार्य बहुत अच्छी रीति से शुरू है। अभी मुझे 2 महीने के इसमें 2 वर्ष के इसमें लॉकडाउन में यह अनुभव हुआ कि यह रिट्रीट कार्य के पीछे जो 4 वर्ष मेहनत हुई सभी की, पूरी टीम की, लेकिन बाबा ने ऐसे हमें अभी सेवा स्थान दिया कि इस 2 वर्ष के कोरोना काल में स्वर्ग से कम अनुभूति नहीं थी है, सतयुग से कम अनुभूति नहीं होती हमें। एकदम बहुत सेफली हम वहां पर रहे, सेवा भी चल रही थी और फुल ऑफ ऑक्सीजन। वहां पर मैंने बताया ना 1000 का प्लांटेशन वहां पर है किया हुआ। तो बहुत अच्छे से यह सब सेवा कार्य बाबा करवा रहा था ये 2 वर्ष में भी। और हर पल हम कहीं तो भी बाबा की गोद में, प्रकृति की गोद में रह रहे हैं बहुत सेफली। ये 2 वर्ष के पीरियड में एक बार भी ऐसे कहीं मायूस होने का मौका नहीं मिला और निर्विघ्न रीति से यह 2 वर्ष से सेवा कार्य चल रही है। पूरा परिवार अभी अपनी अपनी विशेषता के अनुसार वहां पर सेवाओं में अपना हाथ बटा रहा है। मिताली बहन का जैसे मैंने बताया फैकल्टी बोल के, जो हमारी दूसरी लौकिक बहन है उन्हें, वह भी अकाउंटेंसी में सेवाओं के लिए जाती है। कुमारी है वह स्वाति बहन, और वह वहाँ का पूरा लैंडस्केपिंग स्वाति बहन देखती है। यह जो भी प्लांटेशन किया है उसमें उनका बड़ा रोल है। तो हमारा लौकिक वैसे गांव अंबेजोगाई यहाँ से 250 किलोमीटर पर है, वहां पर भी हमारा ऑफिस है। वहां पर स्वाति बहन वो ऑफिस भी देखती है और आज ही आई है अंबेजोगाई से 15 दिन के लिए। ये सारा ये वर्ष का प्लांटेशन का करके वो जाने वाली है। युगल गायत्री बहन मेडिटेशन की सेवा लेती है। कैमरा दो उनको, कैमरा लगाओ। हाँ लगाता हूँ। यहाँ बाजू में ही गायत्री बहन बैठी है, तो यह भी सेवाएं देख रही है। और मैं एक 3 मिनट की ये भी लगाऊंगा और उसके साथ साथ आपको सुनाऊंगा कि अभी हमने एक एम्पावर चेतना का 300 वेबिनार का प्रोग्राम हाथ में लिया है। वह सेवा कार्य करने का सोचा है आने वाले 6 महीनों में। आप जानते हैं कि डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। बाबा कहते हैं कि अनेक आत्माओं को शांति की जरूरत है इस आने वाले समय में। डर और भय से, बहुत चिंता से बहुत लोग परेशान हैं। तो 300 वेबिनार का हमने यह प्रोग्राम अनाउंस किया है 12 जून को। शिवानी दीदी इसका वर्चुअल प्रोग्राम में लॉन्चिंग करेंगी। आप सबको निमंत्रण रहेगा, आपको सबको मैं निमंत्रण भेजूंगा। तो यह सेवा कार्य ऐसे है
कि इसमें लगभग 25 काउंसलर चेतना फाउंडेशन के जुड़े हैं, अहमदाबाद से भी जुड़े हैं। अहमदाबाद में भी सेवा कार्य शुरू है चेतना फाउंडेशन का। और यहाँ का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो एज ए कम्युनिटी पार्टनर इसमें जुड़ा हुआ है। तो लगभग 25,000 तक सेवा करने का हमारा लक्ष्य आने वाले इस 6 मास में। और मैंने जैसे बताया, इसकी तैयारियां पूरी हुई, 25 दिनों से हम तैयारी कर रहे हैं इसकी। पहली बार एक अलग अनुभव हो रहा है कि वर्चुअल सेवा कैसे होगी, लेकिन अलग अलग जगह से, अलग अलग बहुत सारे पूरे पैन इंडिया से लोगों के कॉल आने लगे। दिल्ली से कल ही हमें सेवा का निमंत्रण आया है, वहाँ के कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए हमें वहाँ 2 वेबिनार रखना है। तो 2 वेबिनार की यह सीरीज रहेगी। पहले इसमें अवेयरनेस का रहेगा, दोनों वेबिनार में 15-15 मिनट के गाइडेड मेडिटेशन है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे किसी को ग्रुप थेरेपी की जरूरत होगी तो ग्रुप थेरेपी दी जाएगी, और उसके बाद 1-to-1 किसी को काउंसलिंग की जरूरत हो तो वो पर्सनल काउंसलिंग भी दी जाएगी। ऐसा इसका स्वरूप है और सभी एज ग्रुप के लिए यह रखा गया है। तो इसमें बाबा के कई सारे बच्चे हैं, मैक्सिमम जो हमारे ट्रेनर है वो सब बाबा के बच्चे हैं। तो बहुत अच्छे से वाइब्रेशन फैलाएंगे और इस सेवाओं के दौरान। और मैंने जैसे बताया कि आने वाले 6 महीने, वर्ष, जितने भी समय तक ये जरूरत है तब तक यह सेवा कार्य चलता रहेगा। तो 3 मिनट की यह डॉक्यूमेंट्री है। आप सबको हैप्पी विलेज आने का निमंत्रण है। आप सब जरूर औरंगाबाद आना, अजंता एलोरा का प्रोग्राम बनाना, और बाबा का यह रिट्रीट सेंटर आपकी सेवाओं के लिए अवेलेबल हमेशा रहेगा। यह 3 मिनट के आप एवी देखेंगे कि ये चेतना हैप्पी विलेज क्या कार्य कर रहा है, सेवा कार्य। हाँ, शुरू कर। नहीं, AV। विवेक भाई, ये चेतना फाउंडेशन जो है वो एज ए एनजीओ कार्य कर रहा है। हाँ, सोशो स्पिरिचुअल एनजीओ एक यूनिक मॉडल है यह, जो मुझे लगता है सुभाष भाई हमेशा ही कहते हैं कि ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। गृहस्थी परिवार होते हुए भी बाबा ने पूरा सरेंडर कर दिया है हम सभी को। पूरा गृहस्थी से डिटैच करके सब मिलके एक सरेंडर होके सेवा कर रहे हैं। हमारे मुरली भाई भी है साथ में, ये एवी लगा रहे हैं। कोई गुस्सा करे तो गुस्सा आना स्वाभाविक है ना। मेरे साथ किसी ने बुरा किया तो मैं भूल नहीं सकती। मैं मेरे भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मन में इतने विचार आते कि उसको रोकना ही मुश्किल है। मेरी पढ़ाई की वजह से मैं बहुत तनाव में रहता हूँ। भविष्य में क्या करना है इसको लेकर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरे बच्चे और पति मेरे कार्य की कोई कीमत ही नहीं करते। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम है क्योंकि मुझे कोई समझ ही नहीं रहा। इस वर्ष खेत में फसल ना होने से मेरे पति और भी शराब ज्यादा पीने लगे हैं। अनिश्चितता की वजह से मेरा भय बहुत बढ़ रहा है। चाहे हम शहर में रहते हो या गांव में, चाहे स्कूल जाने वाला बच्चा हो या रिटायर्ड बुजुर्ग, इस प्रकार की भावनाएं अधिक से अधिक व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित कर रही हैं। और 21वीं सदी में डिप्रेशन, एंजाइटी, भय, अकेलापन, कभी कभार सुने जाने वाले शब्द इतने आम हो गए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की हुई आगाही कि हर 4 में से 1 इंसान इसका शिकार हो सकता है, यह सच नजर होते आ रहे हैं। 2020 के पैंडेमिक ने इसमें और भी तेल का काम कर दिया है। 1 वर्ष चले इस दौर में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बुरी तरह से मानसिक स्वास्थ्य पर असर आ चुका है। चेतना एम्पावरमेंट फाउंडेशन मानसिक स्वास्थ्य को प्राधान्य देते हुए 2012 से मेंटल वेलनेस यानी मानसिक सशक्तिकरण में सक्रियता से कार्यरत है। भावनिक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंट होना आज समय की मांग है। किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना वही इंसान कर सकेगा जिसने स्वयं की भावनाओं को स्थिर रखना सीखा होगा। मंथन के अंतर्गत इमोशनल इंटेलिजेंस में चेतना ने 2019-20 में 10,000 से भी ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस का कार्य पहुंचाया है। इसमें मुख्यतः अपनी भावनाओं को पहचानना और उसको सकारात्मक दिशा में मोड़ना, इसके कई ट्रेनिंग्स मॉड्यूल बनाए गए, जैसे कि इनर टेक्नोलॉजी, तनाव प्रबंधन, मेडिटेशन का विज्ञान, खुशी को हर पल चुनिए, संबंधों में एक रसता और भय को सामना करने की शक्ति में परिवर्तित कैसे करें, जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर
छोटे छोटे ग्रुप में ट्रेनिंग्स ली जाती हैं। परिवर्तन इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत डिजिटल वेलनेस यानी स्क्रीन को हेल्दियर वेज से यूज करना, गलत तरीके से स्क्रीन के उपयोग से होने वाले दुष्परिणामों को 12 स्कूल के माध्यम से सन 2019-20 में 7,000 बच्चों तक और पैंडेमिक में 1,000 करोड़ तक अवेयरनेस के कार्य के साथ कई टूल्स एंड टेक्निक सिखाई गई। और पहचान के अंतर्गत मराठवाड़ा के 4 जिलों से 22 बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु सहायता की जा रही है। साथ ही सकारात्मक माहौल प्रदान कर इन बच्चों के मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सेहत को प्राधान्य देते हुए एक सशक्त युवा निर्माण का कार्य भी चल रहा है। मंथन से खुद के साथ पुनः जुड़ना हो या पहचान से अपने अस्तित्व को स्थापित करना हो या परिवर्तन से पुरानी अनचाही आदतों को बदलना हो, यह सब करने के लिए हैप्पी विलेज से ज्यादा खूबसूरत जगह कौन सी होगी। यहाँ की वादियों में हम हर पल खुश रहना चुनते हैं। यहाँ प्रकृति हमें फिर से हमारे नेचुरल नेचर, प्यार, शांति, खुशी की तरफ लेकर जाती है। आइए हमारे साथ आपका सहयोग का हाथ भी आप मिलाएं तो भारत जल्द ही फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। अच्छा, यह एवी थी। चेतना हैप्पी विलेज संक्षिप्त में मैंने बताने का प्रयास किया क्या कार्य कर रहा है, और एम्पावर चेतना का भी हम सब आपको डिटेल शेयर करेंगे। बड़ौदा से भी कोई भी ग्रुप अगर ज्वाइन होना चाहता है इस वेबिनार सीरीज के अंदर तो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 वेबिनार की यह सीरीज है और इसका लॉन्चिंग प्रोग्राम 12 जून को 3 बजे शिवानी बहन रहेंगे और भी कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट गेस्ट रहेंगे इसमें। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। विवेक भाई, मैं सुनते सुनते सोच रहा था कि आप एक तो पहले कितने विचारशील है, क्योंकि जो डिसीजन लेना होता है जीवन का, जो मोड़ होता है, उस मोड़ पे भी आपने कितनी गंभीरता आपके जीवन में ग्रहण की कि आपने मेडिकल लाइन नहीं लिया और आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी माना कॉमर्स सिलेक्ट किया, क्योंकि ये सोच के कि भाई नहीं, डॉक्टर्स बिजी हो जाते हैं और इस एज पे मुझे इस तरह से काम करना है। पहले से उस एज में इतनी विचारशीलता, इतनी गंभीरता शायद कम ही हुआ करती है। तो ये आपकी विचारशीलता का बहुत सुंदर नमूना है कि आपने पहले से ही पाथ तय कर लिया कि ऐसे नहीं ऐसे। साथ साथ आप कितनी निश्चय बुद्धि और अचल अड़ोल स्थिति आपकी है, ये भी समझ में आया कि जब पेपर आया इतना बड़ा तो आपने पैसे से अपनी जान छुड़ाने वाला काम नहीं किया, लेकिन बाबा के ऊपर भरोसा करके एक भरोसे के आधार से विघ्न विनाशक स्थिति पाई आपने और आप आगे बढ़ते गए। और ये एनजीओ के द्वारा भी आप कितनी अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, ये भी देखने को भी मिला, सुनने और समझने को भी मिला। तो बहुत आपको इसकी मुबारक है, कोटि कोटि बधाई है। और कितनी न दुआओं के आप हकदार बन रहे हैं और आने वाले काल में बनेंगे, ये मैं सोच रहा था। तो सुभाष भाई को भी मैं धन्यवाद कहूँगा कि बाबा के भले उस क्षेत्र के तो प्रत्यक्ष है, बाकी फिर भी हम जैसों के लिए अभी भी प्रत्यक्षता बाकी थी। तो आज सुभाष भाई ने बाबा के एक अनमोल रतन को प्रत्यक्ष किया, मैं कहूँगा। निमित्त शिव बाबा ने सुभाष भाई को कराया, तो बहुत अच्छा अनुभव सुन के लगा कि कैसे चहु और बाबा के रतन छिपे हुए हैं और कितनी बड़ी सेवाएं अपने अपनी रीति से सब कर रहे हैं। ये देख करके, सुन करके बहुत खुशी और आनंद हुई। हमारे साथ हमारे डॉक्टर जैन भाई भी है। डॉक्टर साहब, आप 2 शब्द कहे। आपका ऑडियो ओके है? विवेक भाई, मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया था, ये हमारे डॉक्टर जैन भाई जी है, शायद आप जानते भी हो। हाँ, सुभाष भाई जी ने बताया था मुझे। अच्छा। हाँ डॉक्टर साहब। नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है। एनीवे, तो सुभाष भाई, आपके तो मन में पता नहीं क्या क्या उठ रहा होगा। आपके दोस्त ने इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई, तो आपके मन के भाव मुख के द्वारा आप प्रकट करें। हमें बहुत खुशी हुई निमेश भाई, इतना अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं
और हमें तो थोड़ा सा मौका मिलता है क्योंकि बाबा के घर में इतने सारे लोग आते हैं, तो हमें थोड़ा उसकी क्वालिटी का तो पता होता है। तो हम, और मैंने ये देखा कि मैं किसी को भी फोन करता हूँ ना, वो कोई हिम्मत नहीं करता ना करने की क्योंकि ये बाबा का घर है ना, बाबा के घर से जो बोलेगा एक बहुत बड़ी बात होती है ना। तो मैं जिनको भी बोलता हूँ वो तुरंत हाँ जी करते हैं, ना करने का सवाल ही नहीं है। उसका कारण है आपने इतनी पालना दी है सभी को कि ना करने का कैसे होगा। हम तो बहुत छोटे से इसमें कुछ रिटर्न करने का ये कर रहे हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं जो निमेश पालना है आपने दी। बोलता है ये डाइनिंग हॉल में है ना, लोग सोचते होंगे खाना बना नहीं मिलेगा, इसलिए हाँ कर दो यार, कोई बात नहीं नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा सभी को, और आपने सारा कवर भी किया, बहुत अच्छा। गायत्री बहन और हमारी दूसरी दीदी कहाँ है? वो नहीं है, वो हैप्पी विलेज में है। चलो चलो। अच्छा, आप इधर औरंगाबाद से ही कर रहे हैं? अच्छा, नेट के कारण। बहुत अच्छा नहीं भाई। जी जी। बहुत अच्छा लगा मिनेश भाई, ये सेवा कार्य आपका देखकर 1.5 वर्ष से अखंड रीति चल रहा है। इसमें भी बहुत दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है, और आपका जो पूरा ग्रुप है सब शुभ भावना शुभ कामना देते हैं। प्रकंपन जो चलते हैं प्रोग्राम के दौरान, वह भी एक हमारे लिए सही में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपको हार्दिक हार्दिक निमंत्रण है हैप्पी विलेज। मिलकर बनाएंगे ऐसा एक नया जहां। आओ मिलकर बनाएंगे ऐसा एक नया जहान। सुख शांति भरी होगी धरती, सुख शांति भरी होगी धरती, मुस्काएगा आसमान। आओ मिलकर बनाएंगे ऐसा एक नया जहां।